हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुरिदम। और आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की, जो है स्टेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में आपका जो स्टेट डेवलप हुए वो किस किस स्टेज से होकर गुजरे हैं, कितनी स्टेज है कि आपका एक अच्छा राज्य बनकर कैसे तैयार हुआ, कितने चरणों में वो तैयार हुआ। यहाँ पर उन्हीं स्टेज की हम बात करेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर एक टॉपिक आता है किंगशिप। ठीक है नी, ये भी इसी के अंदर कवर होगा। तो आज के लेक्चर में हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टॉपिक कवर करेंगे, स्टेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया एंड किंगशिप। बहुत इजी टॉपिक रहने वाले हैं और आपको पता है कि हम नोट्स आपको किस तरह के प्रोवाइड करा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, दोनों में आपको लेक्चर भी समझाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए हर चीज। ठीक है नहीं, बच्चों को मैंने आपको कहा भी था कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने कमेंट जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें कि भाई आपको इस तरह की जो हमने ये सिस्टम बनाया है आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का, आपको कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। और अपने अगर आपको अच्छा लग रहा है, भले आप फीडबैक ना भी दे, अपने स्टूडेंट, अपने जो आपके साथ के क्लासमेट्स हैं जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उन तक जरूर पहुंचा। ठीक है ना। देखिए अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूं स्टेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट बने हैं, स्टेट एकदम से अचानक से नहीं बन गए, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रही, लोगों को कुछ आवश्यकता लगती रही, वो उन्हें ऐड ऑन करते रहे और वहां से स्टेट का क्या हुआ, स्टेट आपके बनते चले गए। ठीक है नहीं। तो देखिए उसी लैंग्वेज को मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है, जिससे कि आपको ना तो इंग्लिश में दिक्कत हो ना हिंदी में दिक्कत हो। इस तरह के नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप कुछ भी कोई सी बुक पढ़ लीजिए या किसी भी जैसे क्वांटम वगैरह का बच्चे यूज करते हैं उसे पढ़ के देख लीजिए, कहीं आपको इस लेवल के नोट्स नहीं मिलेंगे इस सब्जेक्ट के। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लेकर आ रहे हैं ताकि आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो देखिए द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन एंशिएंट इंडिया वाज ए स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है नहीं, कि जो स्टेट का जो फॉर्मेशन है वो एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक, प्राचीन भारत में जो राज्य का निर्माण है वो धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी, धीरे धीरे उसमें कुछ चीजें एड ऑन होती रही और आपके स्टेट बनते चले गए। ठीक है नहीं। तो यहां पर क्या है, देखिए जो नंबर ऑफ स्टेज है, कितनी नंबर ऑफ स्टेज आपकी रहने वाली है, यहां पर 6 स्टेज आपकी रहने वाली है। तो देखिए हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड 6 मेन स्टेज थ्रू विच द इंडियन स्टेट डेवलप। इंडियन स्टेट जो डेवलप हुए हैं वो 6 चरणों में आकर डेवलप हुए हैं। ठीक है नहीं। वही बात देखिए लिखी है, इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार, इतिहासकारों ने राज्यों के विकास के 6 मुख्य चरण बताए हैं। उन्हीं 6 चरण का हम एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है नहीं। तो दीज स्टेज शो हाउ सोसाइटी चेंज फ्रॉम सिंपल ट्राइबल ग्रुप टू वेल ऑर्गेनाइज्ड किंगडम एंड एम्पायर। देखिए पहले लोग जनजाति में रहते थे, कबीलों में रहते थे। आपने सुना भी होगा, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि छोटे छोटे जनजाति, छोटे छोटे कबीले होते थे और वो कबीले धीरे धीरे एक बड़े राज्य में तब्दील हो गए। ठीक है नहीं। तो वही चीज देखिए यहाँ पर इन चरणों से स्पष्ट होता है कि समाज कैसे सरल जनजातीय व्यवस्था से आगे बढ़कर संगठित राज्य और साम्राज्य तक पहुंचे। आपने देखा होगा, मूवी देखी होगी, जिसमें बड़े बड़े साम्राज्य होते थे, राजा होते थे, उसके मंत्री होते थे, वो कर वसूलते थे धीरे धीरे, उनका एक अपना कोष होता था जिसमें पैसा को रखते थे, कोई अपनी सेना होती थी, पूरा सिस्टम उनका एक होता था। ठीक है नहीं। तो वही चीज मैंने यहाँ पर देखिए आपको बताई है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज आपकी वही है, मैंने बताया था कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी जनजाति से। तो फर्स्ट स्टेज जनजाति से ही स्टार्ट होगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेज आपकी ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी, यानी जनजातीय सैन्य लोकतंत्र। हर कबीले में छोटे छोटे कबीले होते थे, कबीलों के अपने अपने सरदार होते थे, उनमें कुछ उनके सैनिक भी होते थे जो लड़ने का काम करते थे, अपनी जो कबीले के लोग होते हैं उनकी रक्षा करते थे। ठीक है नहीं। तो वहां पर जिस समय ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी थी, उस समय क्या देखा गया, उस समय स्टेट में क्या था, क्या क्या चीजें थी, देखिए दिस वाज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन। ये सबसे पहली स्टेज थी, मैंने आपको बताया है, यह राज्य निर्माण का सबसे प्रारंभिक चरण था। क्लियर हो गई बात। मैंने भी आपको बताया कि राज्य की शुरुआत यहां से, पीपल लिव्ड इन ट्राइब्स, जो लोग जो है जनजातियों में रहते थे। लोग किस में रहते थे, जनजातियों में रहते थे, अलग अलग जनजातियों के अलग अलग कबीले बने हुए थे। और जो इंपोर्टेंट डिसीजन लेते थे, जो भी उनके मतलब कबीले के लिए कोई भी डिसीजन लेना होता था, तो उनकी एक असेंबली होती थी, एक ट्राइबल असेंबली होती थी, जिसे जनजाति सभा कहा जाता। जनजाति सभा क्या करती थी, महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी जो भी उसके कबीले के लिए होते थे। तो महत्वपूर्ण निर्णय जनजातीय सभाओं में लिए जाते थे। ठीक है नहीं। हर कबीले के सरदार, जो उस समय सरदार कहते थे कि कबीले का सरदार,
राजा की उपाधि नहीं थी, सरदार की उपाधि थी। तो सरदार में क्या होता था, एक असेंबली होती थी, सरदार के कुछ मुख्य लोग होते थे कबीले के जो डिसीजन लेने में सहयोग करते थे, ठीक है नहीं। और वॉर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब वर द मेन एक्टिविटी। सबसे देखा आपने, देखो कबीलों में लड़ाइयां बहुत ज्यादा होती थी, एक कबीला दूसरे से लड़ रहा है, ठीक है नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, युद्ध और सुरक्षा मुख्य कार्य थे। कबीलों का मेन काम क्या था कि अपने कबीले की रक्षा करना और अपने कबीले के लिए युद्ध लड़ना, अगर कोई भी संकट है उसके लिए युद्ध लड़ना। लेकिन उस समय जब ये आपकी जनजाति थी, जनजातियों में भी महिलाओं को अच्छा खासा सम्मान था, महिलाओं को सम्मान देते थे, महिलाओं की रक्षा करते थे। वही कहा देखिए, वुमेन हैड सम प्लेस इन द असेंबली, महिलाओं को भी सभाओं में कुछ स्थान प्राप्त था, महिलाओं को भी सभाओं में कुछ स्थान प्राप्त था। जो असेंबली होती थी, उस असेंबली में ऐसा नहीं था कि महिलाओं को दरकिनार कर रखा था, महिलाओं को भी उसमें लिया जाता था। जो समझदार महिला होती थी, जिन्हें लगता था कि हाँ ये निर्णय लेने में सक्षम है, उन महिलाओं को असेंबली में रखते थे, ठीक है नहीं। और यहाँ पर जो कबीलों में कोई भी परमानेंट सरदार नहीं होता था या परमानेंट राजा नहीं होता था, ठीक है नहीं। टाइम टू टाइम अपनी जो है क्या कहते हैं उसे, कि भी अपने बल के आधार पर या योग्यता के आधार पर राजा उसमें चेंज होते रहते थे। देयर वाज नो परमानेंट किंग और एडमिनिस्ट्रेशन, स्थायी राजा या प्रशासन उस समय नहीं था, ठीक है नहीं। अब ये बन गया, फिर लगा कि नहीं कबीले को ये ज्यादा अच्छा चला सकता है तो उसे राजा बना दिया, फिर लगा नहीं ये और अच्छा चला सकता है, इसे राजा बना दिया। तो इस तरह से चलती रहती थी चीजें, ठीक है नहीं। और दिस स्टेज इज मेनली कनेक्टेड विद द अर्ली ऋग वैदिक पीरियड, यह चरण मुख्यतः प्रारंभिक ऋग वैदिक काल से जुड़ा माना जाता है। जो ऋग वैदिक, जो आपके ऋग्वेद आपने पढ़ा होगा, ऋग्वेद के काल में ये आपका चरण है और उसके बारे में बताया भी गया, ठीक है नहीं। यानी जो आपकी जनजातीय डेमोक्रेसी है, जो आपकी ट्रिबल मिलिट्री डेमोक्रेसी है, इसका कहां से कनेक्शन है, इसका कनेक्शन ऋग्वेद से है, ऋग्वेद काल से इसका कनेक्शन है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई। फर्स्ट स्टेज में जनजाति थी, लेकिन धीरे धीरे जनजाति फेल होती चली गई, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई जिनका समाधान नहीं निकला, ठीक है नहीं। तो वहां से फिर दूसरे चरण का विकास हुआ। दूसरा चरण था देखिए जनजातीय व्यवस्था का पतन। जब जनजातीय व्यवस्था का पतन हुआ तो वहां पर स्टेट में डेमोक्रेसी में कुछ चेंज देखने को मिला, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इन दिस स्टेज द ट्राइबल सिस्टम स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, यहां पर जो आपकी जनजाति व्यवस्था थी वो कमजोर नजर आने लगी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ तथ्य हमें ऐसे लगे कि ये कमजोर बना रहे, ठीक है नहीं। यहां पर देखिए कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज बिटवीन राजन क्षत्रिय एंड द ऑर्डिनरी बिजनेसमैन कॉल्ड द विश, ठीक है नहीं। यहां पर देखिए जो अक्षत्रिय जिन्हें कहते थे, ये अक्षत्रिय या जो है राजन्य क्षत्रिय, क्षत्रिय किसे कहते, जो लड़ने का काम करते थे, ठीक है नहीं। वही एक अक्षत्रिय समाज होता था, एक वैश्य समाज होता था जो बिजनेस करते थे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर उन दोनों का ही जिक्र है, ठीक है नहीं। यहाँ पर जो राजन्य क्षत्रिय थे और आपके ऑर्डिनरी बिजनेसमैन जो व्यापारी वर्ग था, जो व्यापार करता था, उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको संघर्ष दिखने लगा, कहीं ना कहीं संघर्ष दिखने लगा। जो क्षत्रिय वर्ग के थे, जो लड़ने का काम करते थे, और जो बिजनेसमैन थे, उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट नजर आने लगा। उनकी जो विचारधारा थी वो नहीं मिल रही थी, उनमें आपस में क्या होने लगे, विरोध होने लगे, एक दूसरे का वो विरोध करने लगे, ठीक है नहीं। और किंग वर सपोर्टेड बाय ब्राह्मण, जिसे प्रिस्ट कहा जाता था। राजाओं को ब्राह्मणों पुरोहित वर्ग का समर्थन मिला। यहाँ पर जब आपको या आपका इसका पतन, ट्रिबल सिस्टम का पतन स्टार्ट हुआ, पतन जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर राजा जो थे, उन राजाओं को ब्राह्मण, जिन्हें पुरोहित कहा जाता था, पुरोहित वर्ग का समर्थन मिलने लगा, ठीक है नहीं। जब उन्हें समर्थन मिला, समर्थन मिलने के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो सामान्य व्यापारी थे आपके, क्षत्रिय थे, इनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट नजर आने लगा। तो फिर ये हुआ कि भाई एक काम करते हैं, लड़ने से कुछ नहीं होगा, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कर रहे हैं, इन पर एक कर लगाया जाए, इनसे कर लिया जाए, टैक्स लिया जाए, जिससे हम अपने राज्य को और विकसित कर सके। तो यहां से क्या हुआ, टैक्स वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहां से इस कॉन्फ्लिक्ट को फिनिश करने के लिए कर का निर्माण हुआ, कर लगाने लगे। कि जो बिजनेसमैन है, क्योंकि बिजनेसमैन को क्या चाहिए थी, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को सुरक्षा चाहिए थी। जब ये क्षत्रियों को, राजाओं को क्या देने लगे, टैक्स देने लगे, तो वही क्षत्रिय, वही राजा जो उसका विरोध कर रहे थे, वो उसका समर्थन करने लगे, क्योंकि वो टैक्स दे रहा, ठीक है नहीं। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, टैक्स वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, यहां से पहली बार टैक्स का निर्माण हुआ। और द वर्ण क्लासेस सिस्टम बिगन्स टू डेवलप, जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, जो आपने इस तरह का सुना होगा, ठीक है नहीं, वो वर्ण व्यवस्था यहीं से ही शुरू हुई, ठीक है नहीं। यानी जैसे जैसे ट्राइबल सिस्टम का अंत हुआ, ऐसे ऐसे आपका टैक्स भी लगना शुरू हो गया। टैक्स लगने के साथ साथ
वर्ण व्यवस्था शुरू की। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या था? वर्ण व्यवस्था को कार्यों के आधार पर बांटा गया था कि भाई ये वर्ण ये काम करेगा, ये वर्ण ये काम करेगा। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था का जो शुरुआत हुई वो यहां से आपको देखने को मिली। तो ये थी आपकी सेकेंड स्टेज, ठीक है नहीं। सेकेंड स्टेज के बाद आपकी आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेज में था फॉर्मेशन ऑफ द फुल फ्लेज स्टेट, यानी पूर्ण विकसित राज्य का निर्माण। पूर्ण विकसित राज्य का निर्माण, ट्राइबल सिस्टम के पतन होने के बाद पूर्ण राज्य का जो निर्माण है वो शुरू हुआ। ये मतलब ये ऐसा नहीं कि थर्ड स्टेज पर आके पूर्ण राज्य बन गया, यहां से पूर्ण राज्य का निर्माण शुरू हुआ। और पूर्ण राज्य के निर्माण में या फुल फ्लैज स्टेट के फॉर्मेशन में क्या क्या आपको देखने को मिला उसकी बात करते हैं। देखिए, दिस स्टेज सा द राइज ऑफ प्रॉपर स्टेट, इस चरण में वास्तविक राज्यों का निर्माण शुरू हुआ। जो रियल में स्टेट मतलब जो है आपके जो है फुल फ्लैज स्टेट थे, उनका निर्माण यहां से शुरू हुआ, ठीक है नहीं। और लार्ज टेरिटरी किंगडम लाइक कोसल एंड मगध इमन, कोसल और मगध जैसे बड़े क्षेत्रीय राज्य उभरे। यानी ये जो आपका फुल फ्लैज स्टेट बने, ये किसके राज्य में बने? ये बने कोसल और मगध राज्य में, ठीक है नहीं। कोसल और मगध राज्य में बड़े बड़े स्टेट बनने लगे, ठीक है नहीं। और कलेक्टिव ट्राइबल लीडरशिप एग्जिस्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड हिमालय रीजन, उत्तर पश्चिम भारत और हिमालय क्षेत्रों में जनजातियों का सामूहिक रूप से शासन होता था। यानी यहां पर क्या हुआ कि छोटे छोटे कबीले आपस में मिल गए और मिलकर उन्होंने एक बड़े बड़े स्टेट बनाए, ठीक है नहीं। जो कहां पाए जाते थे? उत्तर पश्चिम भारत में, जिसे क्या कहा जाता है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और आपके हिमालय रीजन में, जो हिमालय जो पहाड़ी जो क्षेत्र आपका होता है, जैसे उत्तराखंड हो गया, आपका हिमाचल हो गया, तो हिमालय रीजन है। इस रीजन में आपकी जो जनजाति थी वो सामूहिक रूप से शासन करती थी, ठीक है नहीं। स्टैंडिंग आर्मीज वर फॉर्म, इसके बाद क्या हुआ? ऐसा नहीं था कि थोड़े बहुत सैनिक बना लिए, जैसे कबीलों में 4-5 सैनिक हो गए किसी में जो लड़ते थे, पूरी की पूरी सेना बनाई गई। जब स्टेट बना तो पूरी की पूरी सेना बनाई गई। यहां पर क्या हुआ? पहली बार स्थायी सेना ही बनाई गई। स्थायी सेना बनाई गई कि भी आपको सिर्फ सेना का ही काम करना है, आपको सिर्फ सीमाओं की रक्षा करनी है, आपको अपनी जो प्रजा है उसकी रक्षा करनी है, उसके लिए यहाँ पर सेना का निर्माण हुआ। स्टैंडिंग आर्मीज वर फॉर्म, ठीक है नहीं। एक ऑफिशियली जैसे कि अब इंडिया में हमारी आर्मी होती है जो बॉर्डर की रक्षा करती है, इसी तरीके से यहाँ पर आर्मी, यहाँ पर स्टैंडिंग आर्मी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर जो है इसके बाद भाई जैसे कि हम कर लगाते थे, कर के साथ साथ भूमि का जो राजस्व होता था, जो किसान खेती करते थे उनसे भी राजस्व वसूलने का काम शुरू हुआ। और ए प्रॉपर सिस्टम फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज क्रिएटेड, भूमि राजस्व वसूली की संगठित व्यवस्था विकसित हुई। भाई जिसपे जितनी भूमि थी, जितना अनाज हो रहा था, वो अनाज का एक भाग राजा को देता था कि जो सैनिकों के काम आता था या राज्य को चलाने के काम आता था। तो यहां से भूमि राजस्व की वसूली भी यहीं से स्टार्ट हुई, ठीक है नहीं। इसके बाद यहां आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम है, और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत यहीं से कोसल और मगध के राज्यों से हुई, ठीक है नहीं। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम, यह एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत थी। इस मजबूत राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या देखा गया? इस मजबूत राजनीतिक व्यवस्था में क्या हुआ कि भी छोटे छोटे कबीले मिलकर एक बड़ा राज्य बनाने लगे, ठीक है नहीं। और अपनी अपनी एक स्थायी सेना बनाने लगे। राजस्व, जो भूमि राजस्व होता था, उसे इकट्ठा करने लगे राज्य को चलाने के लिए। ये सारे सिस्टम यहाँ पर आपको थर्ड स्टेज में दिखने लगे, ठीक है नहीं। अब फोर्थ स्टेज आया आपका मौर्य फेज, जिसे मौर्य फेज या मौर्य काल भी कहा जाता है। मौर्य काल में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज किया गया। जैसे कि आज के समय में आपने देखोगे भाई, एक तो सरकार होती है जो सरकार चला रही है, उसके नीचे डीएम, एसएसपी, ये इस तरह का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जाता। तो जिले चलाते थे, जो आपकी तहसीलों को चलाते थे, ठीक है नहीं। इस तरीके से मौर्य वंश में क्या हुआ? मौर्य वंश में सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, यानी केंद्रीकृत प्रशासन जिसे कहा जाता है, ठीक है नहीं। और दिस स्टेज इज रिलेटेड टू मौर्य एम्पायर, ये जो चरण है, यह चरण मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। मौर्य साम्राज्य ने इसमें और कुछ एड ऑन किया जिससे कि आपके स्टेज और ज्यादा डेवलप हुए। क्या क्या देखने को मिला? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन बिकम हाईली सेंट्रलाइज, प्रशासन अत्यधिक केंद्रित करत था, ठीक है। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया जो हर एक मतलब जो भी छोटे छोटे नगर होते थे उन सबको कंट्रोल करते थे और उसकी रिपोर्टिंग राजा को देते थे, ठीक है नहीं। और स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल द स्टेट, एक शक्तिशाली नौकरशाही कार्य करती थी। नौकरशाही किसे कहा जाता है? जैसे भाई जितने भी सरकारी नौकरी पर जो काम करते हैं, सरकार के लिए तो काम करते हैं, जैसे कि भी स्कूल में टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए,
आपके एसपी हो गए, एसएसपी हो गए, जितने भी आपके सरकारी नौकरी में आजकल जो ऑफिस चलते हैं, वो सभी यहाँ पर क्या हुआ, एक शक्तिशाली, एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी जो है स्टेट में काम करती थी। ठीक है नहीं, ऐसा नहीं था कि केवल मंत्री ही काम कर रहे हैं, राजा काम कर रहा है, साथ ही साथ कुछ लोगों को अधिकार दिए जाते थे, कुछ लोगों को अधिकार दिए जाते थे कि भाई आपका ये अधिकार है और आप काम करो और हमें रिपोर्ट करो, कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा है, इसके बारे में राजा को बताओ। ठीक है नहीं, और यहां से क्या हुआ, द स्टेट रेगुलेटेड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल। यहां से जो स्टेट थे, जो राजा थे, उन्होंने लोगों की आर्थिक और सामाजिक जीवन को नियंत्रित किया, लोगों को रोजगार देना, ठीक है नहीं, लोगों के जो सामाजिक नियम कानून थे उन्हें बनाना कि भी आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, किसके लिए दंड मिलेगा या किसके लिए आपको पुरस्कार मिलेगा, ये सब वहां पर स्टेब्लिश हुआ। तो यहां से राजाओं ने लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर लिया। ऐसा नहीं था कि भाई कोई अपने हिसाब से जी रहा है, सबको जो जिस स्टेट में रहते थे उस स्टेट के नियम कानून को मानना पड़ता था और वो उसी नियम कानून से वहां पर रहते थे। और द किंग हैड ग्रेट पावर एंड अथॉरिटी। ओवरऑल जैसे कि आज अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री के पास पूरी पावर होती है, इसी तरीके से जो राजा होता था, राजा के पास पूरी पावर होती थी। काम भले ही ये स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी या आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करता था, लेकिन पावर सारी की सारी किसके हाथ में होती थी, राजा के हाथ में होती। ठीक है नहीं, से भाई ब्यूरोक्रेसी में किसे रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन पोर्ट पे किसे रखना है, ये कौन करता था, सब राजा ही तो करता था। तो सारी की सारी पावर राजा के पास, अत्यधिक शक्ति और अधिकार थे, अत्यधिक शक्ति और अधिकार सारे के सारे राजा के पास थे। राजा कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकता था वो, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा पावर थी। तो फोर्थ स्टेज किससे रिलेटेड है, मौर्य फेज से, मौर्य काल से रिलेटेड है। तो फोर्थ स्टेज के बाद आती है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में जो आपका सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, इसे हटा दिया गया, इसे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। यहां पर क्या देखने को मिला, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया, हटा दिया। ठीक है नहीं, तो इन दिस स्टेज सेंटर कंट्रोल बिकम वीकर। इस चरण में केंद्र की शक्ति कमजोर होने लगी। यहां से आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कमजोर नजर आने लगा। ठीक है नहीं, कमजोर देखिए, टाउन्स, फेडरल लॉर्ड एंड मिलिट्री लीडर्स गेन इंपोर्टेंस। नगरों, सामंतों और सैन्य अधिकारों का प्रभाव बढ़ा। अब सामंत क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। यहां क्या किया, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई रेलवे स्टेशन, आपने सुना होगा कि भाई रेलवे स्टेशन को ठेके पे दे दिया, ये सरकारी कंपनी ठेके पे दे दी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या कर दिया कि भाई जो सरकार सिस्टम चला रही थी, यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर सरकार ने सब चीजों को ठेके पे दे दिया। जैसा कि मान लिया किसी राज्य में 10,000 एकड़ जमीन थी, तो उसने क्या किया, उसने 5 सामंत बुलाए। सामंत क्या होते थे, सामंत को कह दिया भी तेरे पास 2,000 एकड़ जमीन है, तो इस जमीन में कुछ भी उगा, कुछ भी कर, हमें मतलब नहीं है, हमें तो साल में इतना पैसा चाहिए। जैसे ठेके पे जमीन दे देते हैं। तो यहां से इसकी शुरुआत हुई। यहां से नगरों, सामंतों और सैन्य अधिकारों का प्रभाव बढ़ने लगा। सामंत ने राजा से जमीन ले ली किराए पर और अपने हिसाब से उसने, सामंत ने उस जमीन पर काम कराया और हर साल वो जमीन का जो भी उसका भुगतान होता था राजा को दे देता था। राजा को कोई मतलब नहीं कि मसीह वो किससे काम करा रहा है, काम कराने के एवज में किसे क्या पैसा दे रहा है, कोई मतलब नहीं है। और जो सैन्य अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी कंट्रोल करते थे। जो सैनिक थे या जो आपकी आर्मी थी, उस आर्मी पर पूरा कंट्रोल था। भाई सामंतों से पैसा इकट्ठा करना या राजा को या लोगों को सुरक्षा देना, जो भी काम था वो कौन करते थे, वो सैन्य अधिकारी करते थे इस काम को। और सामंत का काम था कि जो वहां पर आपका राजस्व था, जो आपकी जमीनें थी, उन जमीनों को यूज करना और राजा को उसका करते। ठीक है नहीं, और यह देखिए, दिस डेवलपमेंट वाज सीन इन नॉर्थ इंडिया एंड द दक्कन। नॉर्थ इंडिया और दक्कन में ये चीजें देखी जाने लगी, इस तरह की व्यवस्था बनने लगी, जहां पर सामंत जो नाम था वो यहां से डेवलप हुआ। सैन्य अधिकारों की यहां पर जो है पावर बढ़ने लगी। ये आपको सब कुछ देखने को मिली उत्तर भारत में और दक्कन में। ठीक है नहीं, और यहां पर द किंग वाज सोन एज डिवाइन टू मेंटेन हिज अथॉरिटी। और यहां पर ये दिखाया जाने लगा कि राजा, जो हमने पहले भी आपको बताया था कि राजा एक दैव्य शक्ति है, राजा एक भगवान का रूप है, राजा को भगवान ने भेजा है, तो हमें राजा की बात माननी ही है। लोगों के मन में ये बात यहां से बैठाने लगे। राजा की सत्ता को बनाए रखने के लिए उसे दैवीय स्वरूप दिया गया। राजा को सब भगवान के रूप में देखते थे कि भगवान है, इन्होंने, भगवान ने ही हमें काम दिया है, भगवान ही हमें भूमि दे रहे हैं, भगवान ही हमें जो है अनाज दे रहे हैं। इस तरह की यहाँ पर सत्ता बनने लगी। तो ये थी आपकी फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज के बाद सिक्स यानी लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज जो है ये गुप्त काल से जुड़ी हुई है। जो गुप्त साम्राज्य आपने सुना होगा, गुप्त साम्राज्य में
एक अच्छे स्टेट का निर्माण हुआ। स्टेट के अंदर जितनी भी कमियां थी उन सबको दूर करके एक नया स्टेट बनाया गया। और इस स्टेट में क्या क्या चीजें देखने को मिली ये देखेगा। देखिए गुप्त पीरियड एंड गुप्त पीरियड में क्या था आपका, एंड प्रोटो सामंतवाद या फ्यूडलिज्म कह लीजिए, ठीक है नहीं, इसे गुप्त पीरियड यानी गुप्त काल और प्रोटो फ्यूडलिज्म यानी प्रोटो सामंतवाद, ठीक है नहीं। ये सामंतवाद क्या था, प्रोटो सामंतवाद क्या था, ये पूरे चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या था। दिस स्टेज लिंक विद गुप्त पीरियड, मैंने आपको बताया ये चरण जो था ये गुप्त काल से जुड़ा हुआ था। ये जो लास्ट स्टेज थी ये किस पर डिपेंड थी, गुप्त काल पर डिपेंड थी। और लैंड ग्रांट बिकम वेरी कॉमन, भूमि अनुदान का प्रचलन बढ़ा, ठीक है नहीं, भूमि अनुदान का प्रचलन बढ़ा। जैसे कि जमीन को किसी भी बिजनेसमैन को दे दे कि भाई आप यहाँ पर जो है एक मतलब कोई भी इंडस्ट्री लगाओ, कुछ काम करो जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, तो इस तरह से लैंड को ग्रांट पर देने लगे राजा, ठीक है नहीं। और यहाँ पर देखो फ्यूडेटरीज एंड प्रीस्ट रिसीव्ड लैंड विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टैक्स राइट, ठीक। सामंत और पुरोहित को प्रशासनिक और कर संबंधी अधिकार मिले। जो सामंत थे, जो पुरोहित थे, उन्हें प्रशासनिक और कर संबंधी अधिकार मिले। वो क्या करते थे, वो प्रशासन का काम देखना या जो टैक्स संबंधी थे उन सब का काम कौन देखता था, वो सारे काम सामंत और पुरोहित देखते थे। सामंत और पुरोहित क्या करते थे, यही काम करते थे कि भाई अलग अलग रीजन सबको दे दिए जाते थे कि आपको यहाँ से टैक्स लेना है, आपको यहाँ से टैक्स लेना है, यानी पैसा इकट्ठा करने का काम इनका था, ठीक है नहीं। तो ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी कहा जाता था। इस व्यवस्था को प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी कहा जाता था, हिंदी में कहेंगे तो प्रोटो सामंत शासन। इस व्यवस्था को क्या कहा गया, प्रोटो सामंत शासन, क्योंकि यहाँ पर प्रोटो सामंत का मतलब है पूरे शासन को सामंत और पुरोहित चला रहे थे, ठीक है नहीं। राजा तो शासन कर रहा था, लेकिन नीचे जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे वो कर रहे थे क्या, सामंत और आपके कौन, पुरोहित, ठीक है। सामंत और पुरोहित पर पूरा का पूरा यहाँ पर डिपेंडेंसी हो गई थी। राजा उन्हीं से ही यहाँ पर क्या लेता था, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई जैसे कि प्रधानमंत्री है, अब 28 स्टेट हो गए, तो 28 स्टेट में एक एक मुख्यमंत्री बैठा दिया। तो जो मुख्यमंत्री है ये क्या हो गए, ये आपके सामंत हो गए, ठीक है नहीं। अब मुख्यमंत्री ने अपने नीचे लगा दिए, वो पुरोहित हो गए, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से एक चेन बनी है, वो चेन के थ्रू काम चलने लगा और इट लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया। इसी से भारत में सामंतवाद की नींव पड़ी। यहीं से जो आपका फ्यूडलिज्म हुआ, जो सामंतवाद हुआ, यहीं से आपकी शुरुआत हुई। तो ये आपकी 7 स्टेज थी जिसमें धीरे धीरे स्टेट बनते चले गए। कभी एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया गया, कभी डिसेंट्रलाइज कर दिया, फिर सामंत के हाथ में आ गया और लास्ट में आके सामंत और पुरोहित ने स्टेट को संभाला। तो कुल मिलाकर ये 6 स्टेज थी आपकी जो आपको यहां पर लिखनी, ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है किंगशिप। किंगशिप इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में आपका राजतंत्र किस तरह का था, प्राचीन भारत में राजतंत्र किस तरह था, राजतंत्र मतलब राजा किस तरह से शासन करते थे ये बताना, ठीक है नहीं। तो देखिए यहां पर बिल्कुल जो मैं अगर आपको बात करूं, यहां पर मैं जो बात करूंगा वो राजा की बात करूंगा कि राजा था क्या, राजा क्या करता था, राजा को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये सब चीजें यहां पर डिस्कस होंगी केवल राजा के बारे में, ठीक है नहीं। तो देखिए इन एंशिएंट इंडिया द किंग वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन द स्टेट। प्राचीन भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था किसी भी राज्य का, वो राजा होता था। फिर राजा था, उसके लिए और तो सब उसके नीचे काम करते थे। ही वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सिंबल ऑफ अथॉरिटी। वही सरकार का मुखिया होता था और वही सत्ता का प्रतीक था, ठीक है नहीं। राजा के नाम पे सब चीजें चलती थी। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य सप्तांग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य सप्तांग थ्योरी, द किंग वाज कंसिडर्ड द मेन ऑर्गन ऑफ द स्टेट जस्ट लाइक हेड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा को सबसे मुख्य अंग माना जाता था राजतंत्र का। जैसे कि हमारे शरीर में सबसे मुख्य अंग क्या है, ये है सर, हमारा सर है, ठीक है, क्योंकि ये दिमाग हमारा जो है इसी सब कुछ चलता है। अगर सर नहीं है तो दिमाग नहीं है, दिमाग के बिना सब बेकार, ठीक है नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी स्वस्थ होगा, उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा है तो उसके सब अंग बेकार। उसी तरीके से किसी भी आपके किसी भी राजतंत्र में राजा को सबसे मुख्य अंग माना जाता है कि राजा अगर पूरा जो राज्य है, अगर राज्य एक शरीर है तो राजा क्या है, उसका सर है। राजा क्या है, उसका सर है, उसका दिमाग है, उसकी सोच, ठीक है नहीं। और द किंग हैड मेनी ड्यूटीज। जो राजा होता था उसकी बहुत सारी ड्यूटीज होती थी। उसकी सबसे पहली ड्यूटी थी प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम फॉरेन एनिमीज, ठीक है नहीं। राजा के बहुत सारी ड्यूटीज, बहुत सारे कर्तव्य होते थे, जिसमें पहला कर्तव्य क्या था कि बाहरी शत्रुओं से सुरक्षित रखना, अपने राज्य को बाहरी शत्रुओं से सुरक्षित रखना।
ऐसा ना हो कि बाहर का राजा आकर हमला बोल दे और उस पर कब्जा कर ले। तो सबसे पहला काम यही होता था कि किसी तरह हर एक तरीके से कुछ भी करके बाहरी राजाओं से हमें अपने राज्य को सुरक्षित करना है, ठीक है नहीं। और जो आपके इंटरनल खतरे होते थे जैसे कि चोरी चकारी डकैती इस तरह की जो चीजें होती थी उन्हें भी कंट्रोल करना किसका काम होता था, राजा का। बाहरी के साथ साथ जो इंटरनल प्रॉब्लम थी, देखिए ही आल्सो प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द इंटरनल डेंजर्स सच एज थीव्स रेबल्स एंड रोंगर्स, ठीक है नहीं। वह आंतरिक खतरों जैसे चोरों विद्रोहियों और अपराधियों से भी जनता की रक्षा करता था, ठीक है नहीं। जैसे कि दरबार लगते थे, दरबार में डेली यही तो मुद्दे चलते थे कि इसने चोरी कर ली, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। उन सब चीजों को भी यहाँ पर जो है राजा क्या करता था, आंतरिक खतरों पर भी कंट्रोल करता था। कोई अपराधी तो नहीं, कोई विद्रोही तो नहीं। विद्रोही में क्या करते थे, विद्रोही क्या करते थे, पता चला तख्ता पलट कर दिया, राजा दूसरा बन गया। उसे यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि भाई इंटरनली कोई इस तरह की षड्यंत्र तो नहीं चल रहा मेरे खिलाफ। वो सब चीजें राजा को देखनी होती थी, ठीक है नहीं। और साथ ही साथ राजा जो था, देखिए जो राजा था वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, जो उसके राज्य में लोग रहते थे उनकी लाइफ के लिए, उनकी जो मनी या उनकी जो संपत्ति थी होती उसकी रक्षा करने का अधिकार भी राजा का होता था। द किंग वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ हिज सब्जेक्ट। जो भी उसके राज्य में निवास करते थे लोग, उन सबके जीवन की सुरक्षा करना, उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने का काम भी किसका था, राजा का था, ठीक है नहीं। और उसके बाद उसके जो सामाजिक रीति रिवाज थे, जो उसकी परंपराएं थी वो ठीक से मनाई जाए, वो भी राजा का काम था। ही मेड श्योर दैट सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन वर फॉलो प्रॉपरली। जो भी परंपराएं, जो रीति रिवाज होते थे उस समय, हर काल में अलग अलग परंपराएं अलग अलग रीति रिवाज होते थे, तो हर राजा का ये भी मतलब जो है अधिकार था और ये उसका मतलब उसकी ड्यूटी भी थी कि पूरा जो उसका राज्य है वो परंपरा और रीति रिवाज को अच्छे से मनाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भाई किसी भी आपको जो व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का काम भी राजा का होता, ठीक है नहीं, कि पूरे समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनी रहे। द किंग प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द सोशल सिस्टम, ठीक है नहीं। और अगर मैं बात करूं जैसे कि भाई जैसे कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो कास्ट सिस्टम की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए राज्य में, वो भी राजा का काम था, ठीक है नहीं। इस तरह का सिस्टम बनाया जाए जिससे कि कास्ट सिस्टम की वजह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम राज्य में ना आए। ही प्रोटेक्ट द कास्ट एंड क्लास सिस्टम एंड पनिश दोज हु डिस्टर्ब सोशल ऑर्डर। वह जाति और वर्ण व्यवस्था की रक्षा भी करता था और सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को दंड देता था। अगर उसे लगता था कि कोई भी जाति के नाम पर या कास्ट के नाम पर कुछ गलत कर रहा है तो वो उसे दंड देने का काम भी करता था, ठीक है नहीं। और ही ऑल्सो प्रोटेक्टेड द फैमिली ऑफ पनिशिंग क्राइम लाइक एडल्ट्री एंड द इंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरेंस लॉ, ठीक है नहीं। वह पारिवारिक व्यवस्था की भी रक्षा करता था, जो पारिवारिक जो फैमिली की जो कंडीशंस होती थी उसकी भी रक्षा करता था। और व्याभिचार जैसे अपराधों को दंडित करना और पारिवारिक संपत्ति का न्यायपूर्ण उत्तराधिकार सुनिश्चित करना राजा का कार्य था। जैसे कि घर में भी कुछ झगड़े चलते रहते हैं, किसी के घर में संपत्ति को लेकर झगड़ा है या कोई किसी पर गंदी नजर रख रहा है, जैसे आज भी इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है नहीं, तो उसका काम भी, उसे दंड देने का काम या किसी के पारिवारिक मुद्दे को सुलझाने का काम भी राजा का होता था। किसी के परिवार में संपत्ति को लेकर कोई विवाद है, पति पत्नी के बच्चों के बीच में कोई विवाद है, तो वो सब राजा ही उसे सुलझाता था। दरबार लगता था, दरबार में सब जाते थे, वो वहां पर उसका क्या करता था, वहां पर उसे सुलझाने का काम करता था, ठीक है नहीं। और भी बहुत सारे काम थे, जैसे कि जो कमजोर वर्ग होते थे, जो लोग गरीब थे, उन गरीब लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए, उनकी कैसे मदद की जाए, ये भी राजा का काम होता था। जैसे कि विधवाएं हो गई आपकी या अनाथ बच्चे हो गए, ठीक है नहीं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, बूढ़ बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो अमीर है, अमीर जो है वो गरीबों का शोषण तो नहीं कर रहे हैं, ये सब देखने का काम भी राजा का होता था। द किंग टुक स्पेशल केयर ऑफ वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज में जो कमजोर वर्ग होता था उस कमजोर वर्ग का ध्यान रखने का काम भी राजा करता था। विडो ऑर्फन्स वर कंसिडर्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग। विधवाओं और अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी भी राजा की होती थी, ठीक है। उनका लालन पोषण करना, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था उसका लालन पोषण करने का काम भी किसका होता था, राजा का होता था। ही ट्राइड टू प्रोटेक्ट द पुअर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय रिच एंड पनिश पीपल हु प्रैक्टिस हरासमेंट एंड करप्शन। गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना, ठीक है नहीं, और अगर कोई इन पर अत्याचार कर रहा है या कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उन्हें दंड देने का काम भी राजा ही करता था, ठीक है नहीं। तो ये सारा राजतंत्र में उस समय होता था। और एट द सेम टाइम ही प्रोटेक्ट द रिच फ्रॉम क्राइम लाइक रॉबरी एंड थेफ्ट।
ठीक है नहीं, ऐसा नहीं कि वो केवल गरीबों को ही बचाता, अमीरों को डकैती से बचाना, चोरी से बचाना, ये सब काम भी राजा का रहता था। ठीक है नहीं भाई, खतरा अगर गरीबों को अमीरों से था, तो अमीरों को भी कहीं ना कहीं डाकुओं से खतरा था। तो आपने पुरानी मूवी में देखा भी होगा, जिस समय राजाओं का शासन चलता था उस समय डाकू बहुत होते थे, जो घोड़े पर चलते हुए आपने मूवी में देखे भी होंगे। तो उन डाकुओं से व्यापारी वर्ग को बचाना, अमीरों को बचाना, क्योंकि भाई जब डाकू क्या करते थे, वो अमीरों को ही लूटते थे। तो अमीरों को भी बचाने का काम किसका होता था? राजा का होता था, राजा की ड्यूटी होती थी। ठीक है नहीं, उसके बाद जो धर्म होता था, देखिए जैसे कि हर, अगर मैं बात करूं जितने भी राजा रहे हैं, हर राजा के टर्म में कोई ना कोई धर्म अच्छा चलता था। कुछ जो कुछ धर्म जैसे कम, कोई रिलीजन ऐसा होता था जिसकी पॉपुलेशन कम थी, उसे माइनॉरिटी में कंसिडर किया जाता था। तो धर्म का भी अच्छी तरीके से पालन हो, वो काम भी किसका था? राजा का था। ठीक है नहीं, सब अपने धर्म के लिए, धर्म को मानने के लिए जो है, अपने धर्म को मनाने के लिए, अपने त्योहार मनाने के लिए, उनमें उन्हें कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई उन्हें परेशान ना करे, वो सारी ड्यूटी भी राजा की होती थी। तो रिलीजन वाज ऑल्सो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द किंग, धर्म की रक्षा भी राजा का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य था। जैसे कि ही गोज डोनेशन एंड लैंड ग्रांट टू लर्न ब्राह्मण टेम्पल, ठीक है नहीं, मोनेस्ट्रीज एंड इवन टू नॉन ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वह विद्वान ब्राह्मणों, मंदिरों, मठों और अन्य गैर परंपरागत धार्मिक संप्रदायों को भी दान और भूमि अनुदान देता था। ठीक है नहीं, आपने देखा भी होगा कि भी जो आपके जो है राजा महाराजा होते थे, वो साधु संतों का बड़ा ध्यान रखते थे, उन्हें भूमि दे दी कि आप जाओ अपना वहां अपना आश्रम बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है नहीं, बच्चों को शिक्षा दो। तो वो सारा काम भी राजा का होता था। और राजा ऐसा नहीं कि जो राजा जिस धर्म का होता था केवल उसी धर्म का सम्मान करता था, उसके लिए सभी धर्म समान होते थे और वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। द किंग रेस्पेक्टेड डिफरेंट रिलीजन एंड अलाउड देम टू ग्रो पीसफुली। वो राजा सभी धर्मों का सम्मान करता था और शांतिपूर्वक विकसित होने का अवसर देता था कि आप शांतिपूर्वक सभी धर्म मिलजुल कर रहे और अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहे, किसी को कोई दिक्कत ना आए। ये काम भी किसका होता था? राजा का होता। तो राजा के बहुत, मतलब जो अब भी आप देखते होंगे जो सरकार होती है, अब उन्हें राजा की जगह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का नाम दे दिया जाता है। तो ये इनका भी यही कर्तव्य होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कुछ का पालन करते हैं, कुछ का नहीं करते हैं। ठीक है, और लोगों के बीच में जो भी निपटारे होते थे, या आपको रिलीजन को लेकर कोई भी निपटारा हो या किसी और चीज को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, वो भी राजा के दरबार में ही निपटते थे, वो भी इसकी ड्यूटी होती थी। ही ऑल्सो सेटल डिस्प्यूट अमंग पीपल एंड इनफोर्स लोकल एंड रिलीजियस लॉ। वह लोगों के बीच होने वाले विवादों को निपटारा करता था और स्थानीय तथा धार्मिक कानूनों को लागू करता था। ठीक है नहीं, क्या कानून रहेंगे, धार्मिक कानून क्या है, स्थानीय कानून क्या है, वो सब राजा ही बनाता था। और वो उनका अगर कोई दिक्कतें होती थी, उनका निपटारा भी वही करता। ठीक है, और अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करूं, अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को ऐसा होना चाहिए था कि वो भाई जनता के लिए ऐसा ना हो कि जनता उससे मिल ही ना पाए, जनता के लिए सुलभ होना चाहिए, जनता जब चाहे राजा से मिल ले। और राजा का भी कर्तव्य होता था कि वो निर्णय पक्षपात ना, मतलब किसी के साथ पक्षपात ना करे, अच्छा निर्णय सुनाए और एक दरबार लगाए। मतलब डेली उसका ऐसा होना चाहिए कि 2 घंटे दरबार लगेगा, किसी भी कोई समस्या होगी तो वो बताए। जैसे कि आपने देखा होगा जनता दरबार, सांसद है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, वो भी क्या लगाते हैं? जनता दरबार लगाते हैं हफ्ते में 1-2 बार। किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी जाके मिल लो उनसे। तो वही यही ये जो चीजें ली गई है, ये चीजें पहले किंगशिप से ही ली गई है, पहले जो राजतंत्र था उसी से ली गई है। ठीक है नहीं, अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र द किंग शुड ऑलवेज अवेलेबल टू हिज पीपल एंड शुड डिलीवर क्विक एंड फेयर जस्टिस। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को जनता के लिए सुलभ होना चाहिए। सुलभ का मतलब हर समय अवेलेबल होना चाहिए, 24/7 अवेलेबल होना चाहिए और शीघ्र तथा निष्पक्ष न्याय देना चाहिए। ऐसा ना हो जैसा आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत न्याय में है। आज के समय में ना तो न्याय मिलता जल्दी, ना ही निष्पक्ष होता। ठीक है नहीं, तो वो सिस्टम पहले नहीं था। पहले तो राजा साथ के साथ जो है क्या करते थे, जो किसी को दंड देना है या कोई भी उसके जो भी सोल्यूशन होता था वो साथ के साथ निपटाते थे। पब्लिक मीटिंग नोन एज दरबार वर हेल्ड सो दैट पीपल कुड डायरेक्टली मीट द किंग एंड प्रेजेंट देयर प्रॉब्लम। जनता की समस्या सुनने के लिए दरबार का आयोजन किया जाता था। ठीक है नहीं, दरबार का आयोजन किया जाता था जिसे पब्लिक मीटिंग का नाम भी दे दिया जाता है, दरबार का नाम भी दे दिया जाता है, जिससे कि लोगों की जो भी प्रॉब्लम हो वो राजा को बता दे। ठीक है नहीं, और प्राचीन भारत में देखिए राजा वही अच्छा था जो जनता के कल्याण के लिए काम करता था।
ठीक है नहीं। द आइडियल किंग इन एंशिएंट इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू वर्क कंटिन्यूअसली फॉर द वेलफेयर टू हिज पीपल, ठीक है नहीं। जो अपने राज्य के लोगों के लिए लगातार कल्याण करने का कार्य करता था, उनके अच्छे काम करने के लिए काम करता था, उसी राजा को अच्छा माना जाता था, ठीक है नहीं। और जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे अशोक, आपने सुना होगा किंग अशोक, अशोका का नाम सुना होगा कि अशोका एक राजा थे जिन्हें अच्छा माना जाता था, तो उनका भी एग्जांपल है। देखिए, किंग लाइक अशोका बिलीव दैट ऑल सब्जेक्ट वर लाइक हिज ओन चिल्ड्रन एंड वर्क फॉर देयर हैप्पीनेस। अशोक जैसा राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। अशोक राजा जो थे वो अपनी प्रजा को मानते थे कि पूरी प्रजा मेरी संतान की तरह है, और वो उनके सुख दुख का ध्यान रखते थे, ठीक है नहीं। और अगर किसी को भी किसी भी राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनना था, यानी कि किसी राजा को जैसे कह देते, जैसे कि आप अपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना होगा, ठीक है नहीं, तो वो अपनी मनमानी, अपने जो है जो कुछ भी कर सकता है, उसी तरीके से उस समय भी क्या होते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते थे। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए देखिए, द हाईएस्ट टाइटल ऑफ किंगशिप वाज टू बिकम ए चक्रवर्ती, ए रूलर हु कंट्रोल ए वास्ट एंड यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया। राजतंत्र का सर्वोच्च आदर चक्रवर्ती सम्राट बनना था, जिसका राज्य विशाल और एकीकृत होता था। जो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था उसका राज्य बड़ा होता था, और एकीकृत का मतलब होता है एक होता था, ये नहीं कि भी अलग अलग वहां पर जो है चीजें बटी हुई है, बिल्कुल एक और बड़ा राज्य होता था। और वो सर्वोच्च आदर्श वाला होता था, सर्वोच्च आदर्श वाला जो जनता के हित की बात करता हो, जनता को अपना मानता हो, किसी तरह का भ्रष्टाचार न करता हो, वही उस समय क्या बनता था, चक्रवर्ती सम्राट बनता था। और ओवर टाइम द पावर ऑफ किंग इंक्रीज, समय के साथ राजाओं की शक्ति बढ़ती गई। जैसे जैसे राज्य में राजाओं ने राज किया, उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाई, अपनी सीमाओं को बढ़ाया। ये सब चीजें पुराने टाइम में लगातार चलते रही। और आफ्टर 500 BC यानी 500 ईसा वर्ष पूर्व के बाद, 500 ईसा वर्ष पूर्व के बाद, किंग बिकम वेरी पावरफुल एंड कंट्रोल द आर्मी, ट्रेजरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 500 ईसा पूर्व के बाद राजा अत्यंत शक्तिशाली हो गए। 500 ईसा पूर्व के बाद राजा अत्यंत शक्तिशाली हो गए, और सेना, खजाना और प्रशासन उनके नियंत्रण में आ गया। चाहे सेना हो, चाहे खजाना हो, चाहे प्रशासन हो, सब कुछ राजा के अंडर में चलने लगा, सब कुछ राजा के अंडर में चलने लगा। जो मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे, उन्हें भी राजा अपॉइंट करने लगा। मिनिस्टर वर अपॉइंटेड बाय द किंग एंड वर्क अंडर हिज अथॉरिटी। मंत्री राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे और उनके अधीन ही कार्य करते थे, ठीक है नहीं। राजा अपने हिसाब से मंत्री बनाता था कि भाई आपको ये काम देखना है, आपको ये काम देखना है। जैसे अब भी मंत्री बनते हैं, ठीक है नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, इसी तरीके से पहले भी मिनिस्टर बनते थे, ठीक है नहीं। तो इस समय जो शासन हमारा चलता है वो पुराने जो हमारे तौर तरीके थे उन्हीं से लिया गया है, ठीक है नहीं। बस उस समय लोग घोड़ों पर चलते थे, अब गाड़ियों में चलते हैं, थोड़े बहुत फर्क ये आ गए, वरना सब चीजें वही है। द किंगशिप इन एंशिएंट इंडिया वाज बेस्ड ऑन ड्यूटी, जस्टिस, प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी जो आपका राजतंत्र था, राजतंत्र पहले किस पर बेस्ड था, वो कर्तव्यों पर, न्याय पर, सुरक्षा पर और जन कल्याण पर आधारित था। उनका काम यही था कि अपनी ड्यूटी निभाए, लोगों को न्याय दे, लोगों को सुरक्षा दे और लोगों के जन कल्याण की बात करे। ये पूरा का पूरा राजतंत्र इसी पर ही काम करता, ठीक है भाई। चलो, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। 2 टॉपिक आपके ये क्लियर हो गए, ठीक है नहीं, कि कैसे कैसे 6 स्टेज मैंने आपको बताई कि किस तरह से स्टेट 6 स्टेज में जाकर बने, और किंगशिप क्या था, राजतंत्र क्या था, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू।